नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए, आपके काम की हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहली बात यही है कि इस सीरीज़ में हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। अब यही देखिए 11 बार पूछा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ के एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और जो व्याख्या में तथ्य बताए जा रहे हैं उन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिए। इसी के तहत अगली बात यह है कि यह काम आसानी से कैसे हो सकता है। इसकी पीडीएफ हम आपको फ्री में दे रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा स्टडी विथ मास्टर ऐप का। डाउनलोड कर लीजिए। फ्री सेक्शन में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। पिछली वीडियो आई थी, उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तीसरी बात यह है कि अगर आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपके लिए हमने नोट्स भी दी हैं और कई सालों से हम सबूत भी दिखा रहे हैं। पीसीएस में आरओ और पीसीएस वाली नोट एक साथ दी जा रही है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी आरओ में पूछ लिए जाते हैं। तो पीसीएस के 34 साल वाले तथ्यों की नोट दी जा रही है। आरओ के लिए आपको रिवीजन नोट दी जा रही है, टेस्ट सीरीज दी जा रही है जीएस और हिंदी की। ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, नीचे कमेंट में जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप जानकारी ले लीजिए, वहाँ से नोट मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए एक काम और कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब आए इस सीरीज़ की तो आप तक आसानी से पहुँच सके, आप उसका लाभ ले सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आज हम पॉलिटी के प्रश्न देख रहे हैं। पिछली वीडियो में इतिहास हमने पढ़ा था। एक एक करके ऐसे ही अल्टरनेट एक एक विषय हम देखेंगे और फिर वापस आएंगे, इतिहास से फिर शुरू करेंगे। ये सीरीज़ लगातार चलेगी। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। पूछा गया, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ यूपी की परीक्षाओं में 11 बार पूछा गया है। अगर बाकी अन्य पीसीएस परीक्षाओं और यूपीएससी को भी शामिल कर लें तो कम से कम 15 से 16 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए यह टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसका उत्तर डी है। यहाँ से समझते हैं, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। यूपीएससी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तथ्य मिल जाएंगे बहुत अच्छे। भारत सरकार अधिनियम 1935, धाराएं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो बातें मुख्य हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसकी क्या विशेषताएं थी वो समझिए। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था कि पहले राज्यों में द्वैध शासन था, फिर केंद्र में किया गया। नोट आपके पास होगी तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं इतिहास वाली, उसमें मैंने विस्तार से बताया। फिलहाल ये तथ्य याद रखना है कि द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो केंद्र में कर दी गई। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी कि राज्यों को, प्रांतों को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों यानी कि उन प्रांतों को शामिल किया जाएगा जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर ये बनने वाला था। ये लागू नहीं हो पाया, ये अलग बात है। ठीक है, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, वो वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार यूपीएससी में या पीसीएस परीक्षा में इसको घुमा के पूछा जा सकता है आपसे कि ये ऐसा कर दिया गया था, नहीं हो पाया था, बस इसकी बात की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो 1937 में लागू हुई। ये तथ्य पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया और उसके बाद ये जो तथ्य है ये देख सकते हैं थोड़ा सा। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। ठीक है। इसके अलावा वर्मा को, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ये पूछा गया है आपसे, ध्यान रखिएगा। ये तथ्य पूछा गया, किस अधिनियम के तहत म्यांमार को, उस समय वर्मा कहते थे इसको, भारत से अलग किया गया। पहले वो भारत का हिस्सा था, अंग्रेजों ने मतलब उसको जीता था, मिलाया था। अच्छा, एक संघीय न्यायालय की बात की गई और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की। ये इनकी स्थापना इसी के तहत की गई है, सुप्रीम कोर्ट और इनकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था, क ख ग ABC। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ, यूपीएससी ने 2018 में पूछा था इस क्वेश्चन को, सीधा सा क्वेश्चन था, गवर्नर जनरल के पास थी। ऐसे तथ्य यूपीएससी भी सीधे सीधे पूछ लेती है। अब आगे चलते हैं। मैं फिर से याद दिला दूं कि ये पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर लेंगे, ऐप है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था।
4 अधिनियम दिए गए हैं। किसके माध्यम से उच्चायुक्त का पद बनाया गया था? 1909, 1919, 35, 47 ये अधिनियम है। सोच लीजिए। पता है कितनी बार पूछा गया इसको? 7 बार पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका बी सही है, यानी कि 1919। इसके द्वारा लंदन में एक भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया और तब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। उसके पहले जो काम कर रहे थे भारत सचिव का पद कब बनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नोट में जाकर देखिए, ये सब सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अच्छा, इसके कुछ प्रावधान थे 1919 वाले के, ये देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। अभी जस्ट हमने देखा पहला क्वेश्चन, उसमें क्या कहा गया? केंद्र में द्वैध शासन, यानी कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, हो सकता है कि आपको ना पता हो, तब कैसे काम चलेगा। देखिए, ऐसा था कि जैसे मान लीजिए कि अभी दिल्ली की सरकार यहाँ पे है और राज्यों की सरकारें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार इसके अंडर आती है, लेकिन उस समय के हिसाब से, अंग्रेजों के ज़माने के हिसाब से कई मामलों में अंडर में कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि राज्यों को कुछ शक्तियाँ दी गई थी कि आप इसमें कानून बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उन शक्तियों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कानून बना सकते थे, जनता के प्रति उत्तरदायी भी थे, और एक आरक्षित विषय थे जिस पे जो गवर्नर था वो अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से कानून बनाता था, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। इस तरह की जो व्यवस्था थी इसको हम द्वैध शासन कहते थे। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई। जैसे लोकसभा राज्यसभा अभी है ना, उसका फॉर्मेट यहाँ बनाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी किया गया। कमांडर इन चीफ तो अंग्रेज ही रहेगा, लेकिन बाकी जो 3 सदस्य हैं वो भारतीय होंगे, ये बात कही गई। अच्छा, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया, विस्तारित किया। सवाल ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? इस सीरीज़ में आपको ये प्रश्न दिखेगा, मेरे ख्याल से आपको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। उसको थोड़ा और इसने बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब आप जानते हैं कि नहीं, ये सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सिंपल सी बात ये थी ना कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कहा गया कि इस क्षेत्र से कोई सिख व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, वो लोग वोट देंगे उसको, वही जीतेगा, इस तरह की व्यवस्था की गई, ठीक है। अच्छा, इस कानून ने संपत्ति या कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मत देने का अधिकार उन्हें होगा जो एक क्राइटेरिया पूरा करेंगे, कम से कम यहाँ तक पढ़ाई की हो, इतना टैक्स देते हों, इस तरह की बातें की गई थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके तहत हम कौन से कानून की बात कर रहे हैं? याद है कि ध्यान से उतर गया, 1919 की बात कर रहे हैं। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किस कानून के तहत की गई। ध्यान रखने वाली बात है कि स्थापना 1926 में हुई। कई बार ऐसा होता है ना कि कानून बन जाता है, जैसे लोकपाल वाला कानून बन गया था, काफ़ी बाद में लोकपाल का गठन किया गया, वैसे ही कानून बन जाता है और बाद में वो संस्था बनाई जाती है, कई बार ऐसा होता है। अच्छा, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया। पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार बजट बनाएगी, प्रांतीय जो सरकारें हैं, जो राज्य स्तर की सरकारें हैं, वो अपने लिए बजट बनाएंगी, ये बात की गई। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमने विरासत में इन्हीं चीज़ों से सीखी है। इसीलिए जब आप पॉलिटी वाली किताब पढ़ते हैं या नोट्स आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें हम कहते हैं पहले चैप्टर को संवैधानिक विकास। हमारा जो संविधान यहाँ तक पहुँचा है उसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, फॉर्मेट कैसे कैसे बनता गया, ये चीज़ें समय के साथ हुई हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। इसी में कहा गया था कि 10 साल में एक आयोग गठित किया जाएगा जो ये समीक्षा करेगा कि कानून बढ़िया से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी सिफारिशों के बाद से कोई आगे की बात की जाएगी। साइमन कमीशन ने जो सिफारिशें की थी तो 1935 वाला कानून बना था, ठीक है। तो ये चीज़ की गई। अब आप 10 साल जोड़ेंगे कि 19 से 10 साल तो 29 होना चाहिए। वो जल्दबाजी, अब इतिहास आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जल्दबाजी की गई थी,
क्यों की गई थी, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। यह आयोग 1928 में भारत आया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। फिलहाल ये कुछ बातें हमने देखी। अब अगला क्वेश्चन है जो आपसे 8 बार पूछा गया है। क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था किस प्रस्ताव के तहत? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछे हैं। मैं बार बार आपको यूपीएससी की याद इसलिए दिलाता हूँ, ये मैंने पहले कहा था, मैं आपको समझाता हूँ मेरे इस तरीके का क्या मतलब है। जब मैं आपको पीसीएस या आरओ या किसी भी पीसीएस परीक्षा की बात करूँगा, उस समय क्वेश्चंस में जो यूपीएससी से मिलते जुलते हैं मैं बताऊंगा कि ये यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यूपीएससी इस पे पूछती है। और जब यूपीएससी के बारे में पढ़ाता हूँ तो जो प्रश्न जो तथ्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी याद दिलाता हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि अगर दोनों की तैयारी साथ में करनी है तो कहाँ पर लिंक बन रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये बात यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूछा गया संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और माउंटबेटन योजना। देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। 8 बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसका बी सही है। भारत की संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि डेट भी आपसे पूछ लिया जाए। आजकल इतिहास के प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो पूछ ली जाती हैं। पीसीएस में भी, यूपीएससी भी ऐसे पूछ लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अपनी योजना इन्होंने 6 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या के आधार पर हो। ठीक है, ये चीज़ अलग तरीके से आपसे घुमा के पूछी गई है, पहले भी पीसीएस परीक्षाओं में पूछी गई है, यूपीएससी ने भी पूछा है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यह एक फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन 9 बार पूछा गया है सेम फॉर्मेट में। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर, केटी शाह, वीएन राव या एके अय्यर? देख लिया। चलिए उत्तर देखते हैं। ये चीज़ें याद कर लेनी है, बस तथ्य है, बाकी यहाँ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए राव साहब को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, बाकी कुछ तथ्य यहाँ पर है, ये आपको देखना है। यहाँ पे ये बात कई बार आपसे पूछी गई है अलग अलग तरीके से। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है समिति के सभापति यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इन सदस्यों पर भी प्रश्न पूछे गए। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी ये सदस्य थे, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? ऐसे तथ्य खूब पूछे जाते हैं, पता है 13 बार पूछा गया इसको, 13 बार। और मैं फिर याद दिला रहा हूँ कि बाकी परीक्षाओं की बात नहीं है, पीसीएस, बाकी जो पीसीएस परीक्षाएं हैं, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया संविधान सभा को कब, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, ये 49 तो है ही, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 नवंबर। ठीक, अब आइए उत्तर पे। 13 बार पूछा गया है, इसका सही उत्तर है ए। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया इसे, और संपूर्ण संविधान निर्माण में इतना समय लगा। पहले इस तरह के क्वेश्चंस जीके की जो किताबें मिलती थी पतली वाली, उसमें पूछे जाते थे, दिख जाते थे। पीसीएस में भी पहले पूछे जाते थे, ये वाला तथ्य पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, बस ऐसे ध्यान रहे तो ठीक ही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। 10 बार इसको पूछा गया है, और इसी से संबंधित अभी आगे एक क्वेश्चन दिखेगा जिसकी व्याख्या नहीं होगी, उसकी व्याख्या इसी प्रश्न की व्याख्या में मिल जाएगी। फिलहाल डीपीएसपी की बात हो रही है, यूके से, अमेरिका से, आयरलैंड से, जापान से। सोच लीजिए, ये सारे तथ्य आपको याद होने चाहिए। सी, कुछ याद आया? चलिए अब विस्तार से हम देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इस तरह की बातें आप पढ़ते हैं। अब स्रोतों की बात करते हैं।
ये नोट लेने के बाद अच्छे से रट लीजिएगा, पूछा जाता है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली हमने लिया है, विधि का निर्माण की प्रक्रिया, एक हरी नागरिकता की बात है, विधि का शासन, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है। ये सारी चीज़ें अभी मैं पढ़ दूं तो कोई खास मज़ा नहीं आएगा, टाइम पास होगा। आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए या फिर PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे उंगली पकड़ के बताना है कि इसके बीच में देखो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो वैसे पढ़ने से मज़ा नहीं आएगा, इसको अच्छे से PDF लेके याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ये पूछा गया है, 14 बार पूछा गया इसको। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची देख रहे हैं, इसका महत्व 14 बार पूछा गया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इसकी व्याख्या ऊपर दी गई है, तो चिंता की बात नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से आया भाई? मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका, ब्रिटिश संविधान, रूस या फिर एक और नीचे है फ्रांस। 4 बार इसको पूछा गया है। इसकी भी व्याख्या ऊपर है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, रूस के संविधान से, उस समय उसको सोवियत संघ कहते थे शुरू में, बाद में विभाजित हो गया, बहुत सारे देश बन गए उनसे। अच्छा, वहाँ से स्वर्ण सिंह मतलब उससे प्रेरणा लेकर स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। उसने सिफारिश की कि हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क। ये सारी बातें स्वर्ण सिंह समिति खूब पूछा गया है। ये 42वां संविधान संशोधन, इसमें तो बहुत सारी बातें थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। तो वैसे भी आपको दिया गया, वो जो UPSC वाली नोट दी गई है ना, उसमें भी है संविधान संशोधन, वो भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भाग 4 का जोड़ा गया। इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। बाद में एक और जोड़ा गया है, तो अभी 11 हो चुके हैं। और पूछा जाता है कि 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, उसके माध्यम से 11वां जोड़ा गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 11वां है क्या, कौन सा कर्तव्य है? क्या आपको पता है? आप बता सकते हैं कमेंट में। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? फिर से समझिए, UPSC ने इसको पूछा है, ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है। या लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या फिर कोई नहीं। प्रस्तावना की बात हो रही है कि उसका विधिक स्वरूप क्या है, कानूनी रूप से उसकी क्या हैसियत है। 5 बार पूछा गया है ये, और इसका उत्तर है B। देखिए, पहली बात यह है कि आपके दिमाग में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि प्रस्तावना को विधिक रूप में लागू नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि देखिए, हम प्रस्तावना से आइडिया ले सकते हैं, उससे, जैसे संविधान से हम उसकी मूल भावना से ना भटकें, तो उससे हम विचार ले सकते हैं कि हाँ, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, लेकिन ये विधिक रूप से लागू नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने वेरुबारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। केशवानंद भारती में कहा गया कि भाई ये अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, दोनों में अंतर है, संविधान का अभिन्न अंग होना और विधिक रूप से लागू होना, दोनों में अंतर। जैसे DPSP भी तो है, ये भी नीति निर्देशक तत्व भी संविधान का ही हिस्सा है, लेकिन विधिक रूप से हम लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकारें उस पर कानून बनाती हैं, लागू करती हैं। ठीक है। अच्छा, अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए? ये कई बार पूछा गया, 9 बार यहाँ दिख रहा है ना, आप इसको 12-13 बार मान सकते हैं। UPSC ने 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा है, इसमें से और भी बातें निकाल के पूछी हैं। तो कब जोड़ा गया? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 1976, 77, 78, 79। बताइए, मेरे ख्याल से आपको पता है। यहाँ देखिए, पहले तो ये याद रहे और उसका वर्ष याद रहे। अभी हम 42वां संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, तो उसके माध्यम से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता ये शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये भी एक अतिरिक्त बात हो गई। अब आज के ये प्रश्न रहे, कुछ काम मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सीरीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उसमें रिस्पांस भी आ रहा है। बाकी इसकी PDF आप जाके डाउनलोड कर लीजिए स्टडी विद मास्टर ऐप से। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सारी वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कभी कोई मिस हो जाए तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और ये
यूपी PCS RO के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो देख सकते हैं। PDF नोट्स आप ले सकते हैं, समय कम है, जल्दी से तैयार करना है तो नोट्स में टेस्ट सीरीज़ भी शामिल है। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, नोट लेके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।